27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि पाकिस्तान की सेनेट में प्रेजेंट कर दिया गया है और इस हवाले से बहस मुबाहिसा जारी है और हुकूमती वुज़रा बड़ा अग्रेसिवली इसको पेश कर रहे हैं मीडिया पर। इस बिल के हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है कि ये जो मिलिट्री लीडरशिप स्ट्रक्चर है इसको चेंज कर देगा। वो स्ट्रक्चर्स जो बड़े अरसे से डिफाइन हुए थे अब उनको ऑल्टर कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है, ये किस तरह मिलिट्री लीडरशिप स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकता है। इसके अलावा ये पाकिस्तान की नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट से रिलेटेड है उसमें कुछ चेंजेस किस तरह करना चाहता है। इसके अलावा इसमें आर्मी चीफ को कौन कौन सी नई पावर्स दी जा रही हैं और कुछ ओहदे ख़त्म किए जा रहे हैं, जबकि कुछ नए ओहदे भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू और इस पर होने वाली तनकीद। इन सारी डायनामिक्स को आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 243 की बात करें जिसको अब अमेंड किया जा रहा है या कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान की हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट का पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ ताल्लुक इस्टेब्लिश करता है और उनके रोल्स किसी हद तक डिफाइन किए जाते हैं कि वो किस तरह आर्म फोर्सेस को हेड करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के आइन में अल्टीमेट अथॉरिटी सिविलियन लीडरशिप के पास है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास, और आर्म फोर्सेस पाकिस्तान की हुकूमत के अंडर काम करने वाला एक इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और इसके अलावा दूसरे इदारों के साथ एक जॉइंट वर्किंग रिलेशन है। अब इस हवाले से कुछ बड़ी चेंजेस प्रपोज की गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उसकी इम्प्लीकेशंस यानी क्या सवालात उठाए जा रहे हैं उस हवाले से और हुकूमती मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा उसको फारिग किया जा रहा है यानी कि उसको ख़त्म किया जा रहा है। हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कई सालों से एक सेरेमोनियल पोस्ट बनकर रह गई है, यानी ज़्यादातर काम आर्मी चीफ करता है पाकिस्तान में, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, आर्म फोर्सेस के मैटर को वो देखता है। जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो सेरेमोनियल है और उसका कोई ख़ास काम नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में साहिर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। ये सारी हायरार्कीज़, कमांड और स्ट्रक्चर डेफिनेटली हमें गोरों ने दिया है, हम उन्हीं के जो बनाए हुए असूल हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ये सारा स्ट्रक्चर भी वहीं से आता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की बात करें तो हमने आपको मुतादिद वीडियोस में बताया हुआ है कि ये तीनों फोर्सेस का हेड समझा जाता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज का एक कंबाइंड सरबराह, यानी जिसका काम ये होता है कि तीनों फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन को कायम रखना। किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में तीनों फोर्सेस का हम आहंग होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ऑफिस है जो इनके दरमियान एक रब्त कायम करता है। अमेरिका की बात करें तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा बड़ा होता है एक्चुअली में। पाकिस्तान में ये सेरेमोनियल सबसे टॉप पर तो है, लेकिन एक्चुअलिटी में आर्मी चीफ ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अमेरिका की बात करें और दूसरे बहुत से ममालिक की, तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ असल उनका आर्मी का हेड होता है, तीनों मिलिट्रीज़ के विंग का, और आर्मी चीफ सिर्फ लैंड फोर्सेस का ही सरबराह होता है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर नेवी बहुत मजबूत है, चूँकि वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो अक्सर उनका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी नेवी से ही आता है, आर्मी से भी आता है, लेकिन वहाँ पर नेवी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में रिलेटिवली आर्मी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उनकी तादाद भी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी आर्मी से ही आता है। लेकिन अगेन वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना आर्मी चीफ का ऑफिस होता है GHQ वाला, जिसको पाकिस्तान का पेंटागन समझा जाता है। तो इसलिए हुकूमत और फौज से मुंसलिक जो अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, वो आपको ये लॉजिक दे रहे हैं कि चूँकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा था वो सेरेमोनियल था, वो इतना इफेक्टिव नहीं रह गया था, लिहाजा आर्मी चीफ को ही अब ये टास्क दे दिया जाएगा एक नई पोजीशन के ज़रिए, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस CDF। बाय डिफ़ॉल्ट ये ओहदा आर्मी चीफ के पास होगा, यानी जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा, यानी सारी फोर्सेस का चीफ होगा, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे मिलती जुलती एक फ़ोर्स होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो हम बहुत से कंट्रीज़ में देखते हैं, जो कि तीनों फोर्सेस के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है। लेकिन अगेन उसके लिए एक सेपरेट ऑफिसर को लगाया जाता है। भारत में भी चंद साल पहले CDS की एक नई पोस्ट निकाली गई थी, लेकिन भारत में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी होता है फोर्सेस के दरमियान हम आंगी के लिए।
लेकिन जिन मुल्कों में ये पोस्ट होती है उसका कमांडर अलहदा होता है। पाकिस्तान में ये प्रपोज किया जा रहा है कि जो आर्मी चीफ होगा वो ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। अब ये जो सर्विसेज चीफ होते हैं ये 4 स्टार जनरल होते हैं। अगर फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये सारे ओहदे 5 स्टार बन जाते हैं। यानी इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो ओहदा है वो 5 स्टार है। यानी सर्विसेज चीफ्स का जो 4 स्टार ओहदा होता है उससे 1 स्टार ज़्यादा, यानी सबसे सीनियर बन जाता है। तो अब इस क्लॉज में ये भी है जो ये 5 स्टार की पोजीशन हासिल कर लेगा, फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये ओहदा उनके पास सारी ज़िंदगी रहेगा। और हुकूमत के मुताबिक जब ये रिटायर हो जाएंगे तब हुकूमत फैसला करेगी कि इनको क्या जॉब दी जाती है, लेकिन वो रुतबा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी सारी ज़िंदगी के लिए उनके पास रहेगी। इनको सारी ज़िंदगी के लिए एक इम्प्यूनिटी हासिल होगी, यानी इस्तशना, यानी इससे समझ यही लगता है कि इन पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। ये अपने रैंक को लाइफ टाइम रिटेन कर सकेंगे, उसके प्रिविलेजेस और यूनिफॉर्म जो कि इनके साथ ताहयात रहेगा, यानी लाइफ लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर द 5 स्टार मिलिट्री जनरल्स या 5 स्टार रैंक ऑफिसर्स, चाहे उनका ताल्लुक आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो। वो एक बहुत पावरफुल एंटिटी बन जाएंगे जिनको सारी जिंदगी के लिए एक प्रोटेक्शन होगी और एक पावर होगी। और इन 5 स्टार जनरल्स को सदारती लेवल की इम्यूनिटीज हासिल होंगी। इनको इनके ओहदे से फारिग करने के लिए दोनों ऐवानों से इम्पीच करना पड़ेगा, जिस तरह सदर की इम्पीचमेंट होती है। प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए आपको सिर्फ एक हाउस यानी पार्लियामेंट से नो कॉन्फिडेंस मोशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अब इन 5 स्टार जनरल्स को सदर लेवल की इम्यूनिटी मिल जाएगी और इनको हटाना भी बहुत मुश्किल होगा। यानी अगर किसी से इनका इख्तलाफ हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर हुकूमत चाहती है इनको हटाए तो वो तकरीबन नामुमकिन होगा हुकूमत के लिए। और हुकूमत डिसाइड करेगी कि रिटायरमेंट के बाद इनको क्या काम दिया जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म, पर्क्स, प्रिविलेजेस तो होंगे इनके पास। और हुकूमत के मुताबिक हम इन 5 स्टार ओहदों को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। हम इनको महज ऑनररी पोजीशन के तौर पर नहीं रखना चाहते, ये फील्ड मार्शल वगैरह की पोस्ट को हम इसको फॉर्मलाइज करके इससे मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं ताकि मुल्क का फ़ायदा हो। और साहिर शमशाद मिर्ज़ा जब 27 नवंबर को रिटायर होंगे तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन भी ख़त्म कर दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी हमारे हीरो हैं और अगर ये बिल कानून बन जाता है तो हम इनको फ़ौरन नहीं हटाएंगे। ये पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं। हम चंद दिन बाद इसमें चेंज करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे जब ये रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है। पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को मैनेज करती है, ये एक मुरक्कब है सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिशल्स का, लेकिन ऑफिशियली ये एक सिविलियन लेड अथॉरिटी है। यानी इसका हेड प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना के कुछ टॉप लोग जैसा कि वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह, और प्राइम मिनिस्टर उसका हेड है। इसके अलावा सारे सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ, इसके अलावा ISI चीफ को भी एक एडवाइजरी रोल इसमें मिला हुआ है आपकी नेशनल कमांड अथॉरिटी में। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस अथॉरिटी को एक हतमी शक्ल दी थी। इससे पहले नवाज शरीफ के दौर से काम हो रहा था जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, लेकिन नेशनल कमांड अथॉरिटी प्रॉपर फॉर्मुलाइज की परवेज़ मुशर्रफ ने, और डेफिनेटली वो उसके हेड थे, वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। जब उनका रूल ख़त्म हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई मिसाक जमहूरियत के बाद। आपको याद है ये दोनों पार्टी सामने आई थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी। नून लीग पहले हुकूमत में शामिल थी 2008 में, फिर निकल गई थी। तो गिलानी की जो हुकूमत थी जरदारी के अंडर, उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मैनेज करती है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर आईनी तरमीम की और वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ले आए, जो अभी यही असूल चल रहा है। और ओरिजिनल उसका आइडिया भी यही था। जब भुट्टो साहब ने भी प्रोग्राम शुरू किया था तो आइडिया यही था कि प्राइम मिनिस्टर को लीड करेगा, बाकी जो आर्मी और दूसरे इदारे हैं वो सपोर्ट के लिए होंगे, सिक्योरिटी के लिए, इंटेलिजेंस वगैरह के लिए। 70s के बाद से लेकर अब तक हम यही पैटर्न देख रहे हैं कि एक आइन होता है, जैसे भुट्टो ने एक आइन बनाया, फिर डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने उसको चेंज कर दिया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की तरमीम की, सदर को ज़्यादा पावर्स दी। उसके बाद फिर जमहूरी हुकूमतें आईं, उन्होंने फिर सदर से पावर छीनी, वज़ीर आज़म को एम्पावर किया, मुशर्रफ ने फिर सदर को एम्पावर किया, उसके बाद फिर इन्होंने वज़ीर आज़म को ज़्यादा पावरफुल बना दिया।
क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया था पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होगी और सदर की पावर्स बहुत हद तक महदूद हो गई थी, वो भी सेरिमोनियली बन के रह गए हैं, जैसे कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में ये कह रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पाकिस्तान चूँकि एक डेमोक्रेसी है तो हर चीज़ का सरबराह प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए। तो ये चीज़ 2008 से चली आ रही थी, लेकिन अब एक ऐसी चीज़ हुई है जिसके तहत बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी उस तरह इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं रहेगी। वो किस तरह? वैसे ऑफिशियली तो ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही है और इसका तकरीबन सारा स्ट्रक्चर भी वही है, लेकिन अब ये प्रपोज किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी फौज का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के साथ डील करता है, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और दूसरे ऑपरेशंस में, इसका कमांडर आर्मी से लगाया जाएगा और हुकूमत के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी सिविलियन लेड ही रहेगी और प्राइम मिनिस्टर उसको तैनात करेगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मशवरे पर। यानी फीडबैक उधर से आएगा, आर्मी की तरफ से आएगा कि किस बंदे को लगाना है, और जिसको भी लगाना है, जो भी कमांडर होगा वो आर्मी का कमांडर होगा, यानी एक 3 स्टार जनरल। उसको पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स का इफेक्टिवली कमांडर बना दिया जाएगा। तो इससे भी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आर्मी चीफ की पावर ज़्यादा हो जाएगी। ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, जो आर्मी चीफ भी होगा, वो पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है न्यूक्लियर हथियारों वाली, उस पर भी अपना कंट्रोल इफेक्टिवली बढ़ा लेगा। अभी का जो सिस्टम है उसमें एक मिक्स एंड मैच सिस्टम है, जिसमें सिविलियन अथॉरिटी है, फौज उसकी सिक्योरिटी का काम करती है और बहुत से न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अभी भी स्ट्रक्चर वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक कमांडर हम तैनात करेंगे जो कि आर्मी से होगा। और इससे बहुत से लोग यही मतलब निकाल रहे हैं कि ये डायरेक्टली अब आर्मी चीफ के अंडर चला जाएगा, और चूँकि उसने आर्मी चीफ को रिपोर्ट करना है तो आर्मी चीफ से ही वो मशवरा करके कोई डिसीजन लेगा। और इससे इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान में ऑलरेडी हाइब्रिड निज़ाम की वजह से जो सिविलियन पावर वो अंडरमाइन हुई है, वो मज़ीद अंडरमाइन होगी। इसके अलावा एक नई रॉकेट फोर्स भी खड़ी की जाएगी, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया था, उसका भी कमांडर एक आर्मी जनरल ही होगा और वो भी डेफिनेटली आर्मी चीफ के अंडर होगा। इन सारी चेंजेस के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि चीज़ें मज़ीद स्ट्रीमलाइन होंगी। बहुत सी जो हर्डल्स हैं वॉर लाइक सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में, उनको ओवरकम किया जा सकेगा ताकि अप्रूवल्स वगैरह में कोई डिले ना हो और एक सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर्स हो जहां से सारे ऑर्डर्स आ रहे हों और जंग की सिचुएशन में किसी इदारे को कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े। और डेफिनेटली वो जो सेंटर है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का होगा, जो कि आर्मी चीफ भी होगा, और वो तीनों फोर्सेस के दरमियान हमांगी पैदा करेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें यह नैरेटिव भी है कि ये सिर्फ आर्मी से ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर यह दलील दी जा रही है कि पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस की तादाद ज़्यादा है और पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर भी सबसे बड़ा है, जहाँ पर आर्मी को ही ज़्यादातर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आर्मी की तरफ से ही कोई हेड आए, यानी आर्मी चीफ, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को भी देखेगा, यानी वो भी उसके अंडर होगी। कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना ये बहुत सी एम्बिग्विटीज भी पैदा कर सकता है और एक इदारे को दूसरे इदारों पर ज़्यादा फोकियत देता है। जैसे एयरफोर्स का अपना सिस्टम है, नेवी का अपना सिस्टम है, उनके अपने अपने जो चीफ होते हैं वो उनके इदारों से आते हैं, उनको ऑपरेशनल डिटेल्स का ज़्यादा पता होता है। और जंग के दौरान कोऑर्डिनेशन के अलावा ऑपरेशनल फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हर इदारा अपने अपने तरीके से दुश्मन को मौसर जवाब दे सके। लेकिन इसके सपोर्टर्स का यही मौक़िफ़ है कि इसका अल्टीमेट एजेंडा फोर्सेस के दरमियान स्मूथ कोऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाना है और ऑपरेशनल रेडीनेस को मजबूत करना है। और वो ये भी कहते हैं कि पहले भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से ही आता था और अब अगर वही काम आर्मी चीफ करेगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि ये बहुत सी चीज़ों में हर्डल्स को ख़त्म कर देगा। और ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तरह एक ऑनररी पोस्ट नहीं होगी, बल्कि एक इफेक्टिव पोस्ट होगी। लेकिन इसके मुखालिफ ये कहते हैं कि इससे एक शख्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जो तीनों डोमेन्स के चीफ्स की एक अपनी अपनी हैसियत होती है वो अंडरमाइन हो सकती है। इसके अलावा इस पर यह भी तनकीद हो रही है कि जिस लेवल की इम्यूनिटीज़ और इस्तिस्ना दिया गया है 5 स्टार रैंक ऑफिसर्स को, ये पावर ऑफ बैलेंस को बिगाड़ सकता है। क्योंकि अगर एक शख्स को डर ही नहीं है कि मेरे पर कोई केस ही नहीं चल सकता या मेरे पर कोई मुकदमा ही नहीं हो सकता, तो ये एक डेंजरस चीज़ है। और जिस शख्स को इस लेवल की इम्यूनिटी मिल जाए वो कोई भी गलत या सही काम करने से पहले सोचेगा नहीं, वो ज़ाती इंटरेस्ट को भी आगे रख सकता है और इससे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट दांव पर लग सकता है।
ये एक बहुत बड़ा ख़तरा सामने आ रहा है इस क्लॉज का, कि वो पोजीशंस जो पाकिस्तान के हसास मामलात से जुड़ी हुई हैं वहाँ पर आप एक लाइफ लॉन्ग इम्प्यूनिटी दे रहे हो। कुछ एक्सपर्ट्स का इस हवाले से ये ख्याल है कि इससे बहुत सी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं वो भी बहुत हद तक अलाइन हो सकती हैं। जैसा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस लैंड, सी और नेवल बेस्ड हैं, इनके दरमियान हम आंगी पैदा हो सकती है कि जब एक ही चीफ के अंडर आपकी स्ट्रेटेजिक कमांड भी होगी और वो सारी सर्विसेज को लीड भी कर रहा होगा, तो वो अच्छे तरीके से इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकता है जो कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में मददगार साबित हो सकती है मुल्क के लिए। बहुत से एक्सपर्ट्स का इसमें यही कंसर्न है कि ये सारी अमेंडमेंट्स आर्मी को मज़ीद पावरफुल कर सकती हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें आर्मी के अंडर तो पहले ही थीं, अब इनको फॉर्मुलाइज किया जा रहा है और जो तरीके ट्रेडिशन सेट हो चुके थे उनको लीगल शक्ल दी जा रही है। जैसा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की निस्बत आर्मी चीफ ही पावरफुल होता था, उसको अब लीगल फ्रेमवर्क में डाला जा रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी ज़्यादा फ़ौज ही मैनेज करती है, तो इफ़ेक्टिवली उसको फ़ौज के अंडर लाया जा रहा है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ज़रिए। लेकिन इसमें 5 स्टार रैंक ऑफिसर्स के लिए जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी है, ये चीज़ बहुत से लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, जिससे ताकत का तवाज़ुन बुरी तरह से बिगड़ सकता है पाकिस्तान में, जो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। और चंद इंडिविजुअल्स के हाथ में इतनी पावर, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इतनी बड़ी चेंजेस पाकिस्तान के आइन में तकरीबन 40 साल बाद देखी जा रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मिलिट्री अदवारों में आइन को तब्दील कर दिया जाता है अपने हिसाब से, सदर को ज़्यादा पावर्स दे दी जाती हैं और जब सिविलियंस वापस आते हैं तो वो पार्लिमानी सिस्टम को ज़्यादा फोकियत देते हैं। लेकिन इस बार ऐसे लग रहा है कि पहली बार मिलिट्री को ज़्यादा पावर दे दी गई है। और जैसा कि शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर को हमेशा अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर रहना चाहिए, हमें कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तिस्ना नहीं, जो कि होना भी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ 5 स्टार रैंक ऑफिसर्स के लिए कंप्लीट इस्तिस्ना है। ये चीज़ इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बहस व मुबाहिसा हो रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये सारी अमेंडमेंट्स मिलिट्री स्ट्रक्चर में तब्दीली के हवाले से क्या इससे पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत होगा, क्या इससे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मज़ीद बेहतर होगी, या इससे कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अब तक टाइम पर पहुँच जाएँ।